आकबत ना अंदेशी का यही अंजाम होता है। इस गुफ्तगू के बाद जीप में ख्याल अंगेज खामोशी फैल गई। मेरा अंदाजा था कि मेरी ही तरह हर शख्स अपनी अपनी जगह पर कुछ न कुछ सोच रहा था। जन्नत गुल के मामले में सच और झूठ इस बुरी तरह गटमट हुआ था कि हकीकत का सुराग लगाना नामुमकिन होकर रह गया था। जन्नत गुल के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसमें एक सरगर्म फरीक की हैसियत रखता था। मेरे साथ साथ जन्नत गुल और सिबगतुल्लाह को भी मालूम था कि क्या खेल खेला जा रहा है। पर जाहिर वो जंग सिबगतुल्लाह ने जीत ली थी और जिरगे से अपनी मर्जी का फैसला हासिल कर लिया था। लेकिन जन्नत गुल समझ गई थी कि मैं अपने मफाद की खातिर सिबगतुल्लाह से मिल गया था। उसने खुदकुशी करके न सिर्फ सिबगतुल्लाह का मंसूबा खाक में मिला दिया था, बल्कि मेरे मुंह पर भी भरपूर तमाचा रसीद किया था कि मैं सिबगतुल्लाह से साजबाज करने के बावजूद जन्नत गुल को बादरानियों के सामने सपर डालने पर मजबूर नहीं कर सका था। जन्नत गुल के इस खामोश जवाब की तपश बस मैं ही महसूस कर सकता था। सूरज सर पर आने के बाद तेजी के साथ आसमान के मगरबी गोशों की तरफ झुकता जा रहा था और साए सुकड़ने के बाद दोबारा दराज होने लगे थे। आखिरकार हमें चिगासराय के उस कैंप के मोहूम से आसार नजर आने लगे जहां से हमने गालान की तरफ अपने सफर का आगाज करना था। ढलान का सिलसिला रफ्ता रफ्ता माधूम हो चला था और जीप का गुर्राता हुआ इंजन कमोबेश पहाड़ी रास्ते पर पहियों को ताकत फराहम करने में मसरूफ था। आखिर चंद 100 मीटर का फासला तेजी के साथ तय किया गया। इस वीराने में इंजन की आवाज दूर तक फैल रही थी, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले ही 3 अफराद पथरीली इमारत से बाहर नजर आने लगे थे। वो अपनी रवायात के मुताबिक अच्छी हथियारों से लैस थे, लेकिन वो हथियार उनके शानों ही से झूल रहे थे। सफर की समत और अपनी शनाख्त की बिना पर कंदूर खान की जीप गालबन दूर ही से पहचान ली गई थी। जीप रोकने के बाद कंदूर खान जूं ही अपनी निशिस्त से नीचे कूदा, तीनों अफराद ने पुरतपाक अंदाज में उससे बारी बारी बगलगीर होना शुरू कर दिया। मुआनका करते हुए वो बुलंद और पुरजोश आवाज में कुछ बोले भी जा रहे थे जो मेरी समझ से बाहर था। मैंने उतरने से कबल इस्तफसार तरफ निगाहों से सुल्तान शाह की तरफ देखा तो वह जवाब में बुरा समूह बनाकर रह गया और मैं गुसीली नजरों से उसे घूरने पर मजबूर हो गया। ये सब शिंगारियों की बोली बोल रहे हैं, इसका एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ता। सुल्तान शाह ने नीचे उतरते हुए मेरे कान में सरगोशी की। मालूम होता है कि यहाँ भी यही 3 नफूस हैं। इन तीनों ने हमारे साथ भी गर्मजोशी का मुजाहरा किया, हाथ मिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश भी की, जिसके जवाब में हम सिर्फ बाछें फैला कर रह गए। मेरी बेबसी से भरपूर मुस्कुराहट को देखते ही कंदूर खान को सूरत हाल का इदराक हुआ और वो एक जान दरकहका मार के बोला, ये तीनों उर्दू नहीं जानते और तुम चारों हमारी बोली से नवाकिफ हो। अब तर्जुमानी का काम मुझे ही सर अंजाम देना पड़ेगा। यूं समझ लो कि ये लोग तुम्हें खुश आमदीद कह रहे हैं। हमारी तरफ से इनका शुक्रिया अदा कर दो और बता दो कि हम माकूल मेहमान साबित होने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने रस्मी लहजे में कहा, ये बताओ कि अब क्या प्रोग्राम है? आज यहीं आराम करेंगे? वो इत्मीनान से बोला। शाम होने वाली है, इन पहाड़ों में रात बहुत तेजी के साथ फैलती है। तमाम लोग नहा धोकर आराम करो, तुम्हें वक्त पर खाना मिल जाएगा। मैं जरा आबादी का चक्कर लगाऊं ताकि कल की रवानगी के इम्कानात का जायजा ले सकूं। यहाँ से सरहद की तरफ कारवां जाते रहते हैं, तो तुम आज की रात बाहर गुजारोगे? वीरा ने बुरी तरह चौंक कर सवाल किया। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, वो वीरा की परेशानी से माजूज होते हुए बोला। हो सकता है कि मुझे वापसी में देर हो जाए। हर शख्स मेरी जुबान से गालान के इनकलाब की कहानी सुनने का ख्वाहां होगा। मैं अपने पुराने दोस्तों को मायूस नहीं कर सकता। अगर मैं रात को इनमें रह भी गया तो सुबह सवेरे लौट आऊंगा। लेकिन ये तीनों उर्दू से वाकिफ नहीं है, हम इनसे बात कैसे करेंगे? गजाला ने कहा, बात करने की जरूरत ही क्या है? ये तुम्हारे बिस्तर लगा देंगे, वक्त पर लजीज खाना फराम करेंगे। फाजिल वक्त में तुम आस पास घूमते या आराम करने के लिए आजाद होगे। इस बार तुम यहाँ के कैदी नहीं, मेहमान हो। तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नकलो हरकत कर सकोगे, बस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाना। वो लोग हमें पत्थरों की मोटी दीवारों वाले एक कमरे में ले गए। बाहर की फिजा में खून की रची हुई थी, लेकिन कमरे में आरामदेह हरारत का एहसास हो रहा था। इस कमरे का फर्श कालीन से मुजय्यन था। जीप में तय की जाने वाली तवील पहाड़ी मुसाफत ने हमारे इंजर पिंजर हिला दिए थे। मुसत्तहा और दबीज कालीन नजर आते ही मैं उस पर दराज हो गया। कंदूर खान अपने साथियों को तेज तेज लहजे में कुछ समझाने लगा। ये लोग अभी बिस्तर लगा देते हैं। इनके लौट जाने के बाद कंदूर खान ने हमसे कहा, फौरी तौर पर चाय आएगी, 7 बजे खाना तैयार मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द लौट आऊं, लेकिन तुम लोग मेरी वापसी का इंतजार नहीं करना। मामला तय हो गए तो तुम्हें कल भी तवील सफर करना होगा। इतना कहकर कंदूर खान भी बाहर चला गया और वहां सिर्फ हम चारों रह गए। यह कालीन जरूर बिछा हुआ, लेकिन यह कमरा ज्यादा आरामदेह नहीं है। चंद लम्हों की तवक्कुफ के बाद वीरा पुरतशवीश अंदाज में बोली, या हम आराम से नहीं सो सकेंगे, रात को सर्दी बहुत पड़ जाएगी। एक रात गुजारने के लिए हम कहीं भी पड़ सकते हैं। इतने नखरे अच्छे नहीं लगते, सुल्तान शाह ने कहा। यह नखरा नहीं है, वीरा जल बुन कर बोली। तुम तीनों के हाफजे कमजोर हैं या फिर तुम्हारी अकलें चरने गई हुई हैं। तुम्हें याद नहीं कि पिछली बार हम संदल खान के कैदी थे?
लेकिन उससे महदूद मसाहलत हो जाने के बाद हमें यहाँ के बेहतरीन कमरे में ठहराया गया था। ये कमरा इसे कई दर्जे कम तर है। इसके टोकने पर मेरा हफ्ता ताज़ा हो गया। पिछली बार हमारी आंखें ऐसे कमरे में खुली थी जहाँ पयाल के बिस्तरों, फर्शी चट्टानों, फूस के छप्पर, पथरीली दीवारों और टाट के पर्दे के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन हम लोगों से दयानतदाराना ताउन का हल्फ लेने के बाद संदल खान ने हमें इस संगलास कमरे से कतरे नशीब में बनी हुई एक ऐसी इमारत में मुंतकिल कर दिया था जिसके अहाते में रंगारंग फूलों की बहार फैली हुई थी। और वहां दालान के पीछे बने हुए मुतअद्दद कमरों में से एक बेहतरीन कमरा हमारे तसर्रुफ में दे दिया गया था। पिछली बार हमारे सफर की इब्तिदा भी इसी हवेली नुमा इमारत के सामने वाले मुसत्तह किताए जमीन से हुई थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि इस बार चिका सराय पहुंच जाने के बावजूद हमें उस आरामदेह इमारत या प्यालों वाले झोपड़े के आसार नजर नहीं आते। अब तुम्हारी अकल काम कर रही है। कंदूर खान के सामने तुम्हें क्या हो गया था? मैंने चिड़चिड़ लहजे में कहा। सिर्फ वही हमारी बात समझ सकता था। यहाँ रह जाने वालों से हम कैसे बात करेंगे? मैंने अकल के इस्तेमाल का ठेका नहीं दिया हुआ है। वो चिटक कर बोली, हमारी यहाँ से रवानगी का किस्सा इतना पुराना नहीं है कि ज़हनों से उतर सके। मैंने ये सोचकर अपनी जुबान बंद रखी कि कहीं तुमने किसी मसलहत की वजह से वो जिक्र गोल न किया हुआ हो। तुम बात बात में दलील, मंतक और मसलहत तलाश कर लेते हो। इस पर गुस्सा आने के बावजूद मैं बेबसी से हंस पड़ा। बेवकूफ लड़की, तुमने बात तो छेड़ी होती। इस कमरे में कालीन के बजाय ऊनी कम्बलों की कई तहें बिछी हुई थी। वो खुशनुमा आहते में दूसरे कमरों से मुत्तसिल था, जहां सिर्फ यही एक कमरा नजर आ रहा है। पता नहीं तीनों शिंगारी कहाँ रात बसर करेंगे। अभी उजाला बाकी है। गजाला दखल अंदाज होते हुए कहा, वो लोग बिस्तर लेकर आएंगे तो कोई ना कोई रात निकाल ही ले जाएगी। वो कमरा नहीं मिला तो रात यहाँ भी बसर की जा सकती है। दीवारों में ऐसी भयानक खिड़कियां हैं कि इनमें से कोई आदमखौर तक आसानी से अंदर कूद सकता है। वीरा दो खुली हुई खिड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोली, फिक्र ना करो, सोने से पहले पट बंद कर लेंगे। दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया जाएगा। गजाला तहम्मुल से बोली। वीरा मस्खराना अंदाज में हंस पड़ी। खिड़कियों के पट दिखावे के हैं। एक दूसरे पर जमे हुए पत्थरों के दरमियान मेखें पंसाकर इन्हें रोका गया है। ये पट हवा को जरूर रोक सकते हैं, लेकिन जरा सा जोर पड़ते ही अपनी जगह छोड़कर नीचे आगे रहेंगे। मुझे किसी का खौफ नहीं है, बस तुम्हारी कुछ फहमी दूर कर रही हूँ। खौफ नहीं, लेकिन मुझे तशवीश से जरूर लाक है। मैंने साफ गोई से काम लेते हुए कहा, मैं अपनी तशवीश का सबब बताने से कासिर हूँ, लेकिन हम आज की रात गाफिल नहीं रहेंगे। पहले मैं जाग कर निगरानी करता रहूंगा। मुझे नींद आने लगी तो सुल्तान शाह को बेदार कर दूंगा। इस वक्त की बात और है। रात गए जिस किसी ने खुले आसमान के नीचे रुककर पहरेदारी करने की कोशिश की, सुबह उसकी सर्दी से अकड़ी हुई लाश ही मिलेगी। सुल्तान शाह बोखला कर बोला, इस वक्त भी हम सिबगतुल्लाह के मरात याफ्ता मेहमानों का दर्जा रखती है। खुलकर बताओ कि तुम क्या खतरा महसूस कर रहे हो या तुम्हें किस बारे में तशवीश लाक है। चटीस कुछ कह रही है। मैंने संजीदगी से कहा, मेरे ज़हन में जब भी खतरे की ऐसी घंटी बजती है कुछ न कुछ होकर रहता है। हम में से कोई बाहर रहकर अपनी राहत बर्बाद नहीं करेगा। अपनी अपनी बारी पर हम दोनों में से एक आदमी को अपने बिस्तर में दुबक कर चौकन्ना रहना होगा। अगर कोई हमारी निगरानी कर रहा हो तो उसे इल्म नहीं होना चाहिए कि हम में से कोई जाग भी रहा है। सुबह में यहाँ से रवाना हो ही जाना है। खुदा हम चारों के हाल ज़ाहिर पर रहम करे। सुल्तान शाह मुंह बनाकर गिर आया। डैनी ठीक कह रहा है। दिनर सपाट लहजे में कहा, मैं भी अंदर से मुस्तरिब हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों को अपनी कैफियत से कैसे आगाह करूँ। खिड़कियों की बात मैंने बिला वजह नहीं की थी। खिड़की के रास्ते कोई आदमखोर तुम्हें लेकर भी गया तो जलीलो ख्वार होकर खुदकुशी कर बैठेगा। सुल्तान शाह मफरूजों को मानने पर आमादा नहीं था। तुम्हारा ख्याल है कि शिंगारी आदमखोरों के इलाके में रहते हैं? बात को तूल मत दो। गजाला ने खुश्क लहजे में सुल्तान शाह को खामोश करा दिया। मक्कारी शिंगारियों के खून का एक नुमाया वसफ है। अब महज इस ख्याल से मगन नहीं रह सकते कि हम इनके सरदार के मरात याफ्ता मेहमान हैं या हमें गालान में खिल्लत फाखरा से नवाजा गया है। यहाँ से निकलने तक हम चुकन्ना रहें तो बेहतर होगा। अगर तुम सभी एक जुबान हो गए हो तो मेरी मगजनी बेसूद है। सुल्तान शाह ने बेचारगी से कहा। थोड़ी देर बाद तीनों शिंगारी मोटे मोटे गद्दों और लिहाफों के गट्ठर लेकर वापस आ गए और इन्हें कालीन पर डालकर बिछाने में मसरूफ हो गए। वीरा दिलचस्पी के साथ उनका मुशाहिदा करती रही। करीने से बिस्तर लगाने के बाद वो यूं ही सीधे हुए। वीरा ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक सुर्खो सफेद नौजवान को आंख मार दी और उसे पटाकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसके कानों की लोएं और रुखसारों का नजर आने वाला हिस्सा यक बयक सुर्ख भभूका हो गया था। उस शख्स के दोनों साथी उसके साथ पेश आने वाले वाक़े से बेखबर थे। वो हमारे हथियारों की तरफ बढ़े। उन्होंने यूं ही हथियारों को हाथ लगाया। सुल्तान शाह ने झपट कर उन्हें रोक दिया। इन्हें हरगिज़ हाथ नहीं लगाना। इशारों के साथ गैर इरादी तौर पर उसकी जुबान भी चल पड़ी। ये भाई कंदूर खान का तोहफा है, इसे हम किसी कीमत पर जुदा नहीं होने देंगे। वीरा के शिकार ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाकर कन नखियों से वीरा की तरफ देखा और वीरा ने फिर वही हरकत दोहरा दी। इस पर वो शख्स पैर पटकता हुआ और कुछ बुड़बुड़ाता हुआ सीधा बाहर निकलता चला गया। उसकी आवाजें इतनी मुबहम थीं कि उसके दोनों साथी कुछ समझे बगैर मशीनी अंदाज में उसके पीछे हुल के। ये क्या हरकत थी?
मैं दबीज गद्दे पर मुंतकिल होकर वीरा पर आंखें निकाली। वो मुस्कुराने लगी। बस दिल चाह रहा था तुम देखना कि वो दोबारा अंदर आएगा। क्या हुआ था? सुल्तान शाह ने मुतजस्सिस होकर दरियाफ्त किया। इसने वो मंजर नहीं देखा था। फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ, ना होने की तवक्का है। वीरा उसे जवाब देकर अचानक गजाला की तरफ मुतवज्जा होगी। क्यों गजाला? मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरा मतलब है कि अभी तो तुमने अचार का इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया और ये बदतमीज अभी से होने या ना होने की फिक्र में दुबला हुआ जा रहा है। ये क्या बदतमीजी है? गजाला उसके सवाल पर चिराग पा हो गई। पता नहीं तुम दोनों आपस के मजाक में मेरी टांग क्यों खींचने लगती हो? मैं ऐसे बेहूदगी बिल्कुल पसंद नहीं करती। ओह आई एम सॉरी मेरी जान, वीरा माजरत खाना लहजे में बोली। मुझे मालूम नहीं था। क्या तुम ये बताओगी कि तुम्हें किस किस्म की बेहूदगी पसंद है? आइंदा मैं इसका एहतमाम किया करूंगी। तुम जहन्नुम में जाओ। गजाला ने बंदा कर कार गुस्से में बल खाती हुई बाहर निकलती चली गई। देख लो यह भी चली गई, वीरा मुझसे मुखातिब होकर मखमूम लहजे में बोली। इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। बाजुका तुम अपनी हरकतों से लोगों की हड्डियां तक सुलगा कर रखती थी। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वीरा ने उदासी से कहा। मुझे मालूम है कि अब सुल्तान शाह गजाला की खबरगिरी के बहाने बाहर जाएगा। मैं कुछ बोली तो तुम भी लड़कर बाहर चले जाओगी और मैं अकेली रह जाऊंगी। बाजुका तुम वाकई जिच कर देती हो, मैंने गुस्से और बेबसी से कहा। सुल्तान शाह ने वीरा को कहरबार नजरों से कूरा और उसके रद्द-ए-अमल की परवाह किए बगैर गजाला के पीछे चला गया। वीरा ने शरारत में कामयाब रहने वाले शरीर बच्चे की तरह भरपूर कहका लगाया और मेरा हाथ थाम कर मुझे गद्दे पर से खींचते हुए बोली, आओ। इनकी वापसी तक हम दोनों भी डूबते सूरज की शफक रंग रोशनी में इस मुसत्ताह चट्टान पर रॉक एंड रोल नाचते हैं। इससे बदन चाहकुच चुभन रहे थे। मुझे रॉक एंड रोल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं ये भी जानता था कि वीरा मजाक कर रही थी। दिन का बहुत कम हिस्सा बाकी रह गया था। हम इस मुद्दत में अपनी नई कायामगाह की कुर्बो जवार का खासा जायजा ले सकते थे। मैं कदरे मुजामत के बाद अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ और उसके साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे की चौखट पर ही वो चिंगारी हमसे आ टकराया जो वीरा की नजरबाजी का शिकार हुआ था। मुझसे टकराते ही वो बाहर रुक गया और यूं ही हम दोनों बाहर निकले उसने अपने दाहिने हाथ में दबी हुई वाडका की बोतल एक झटके से वीरा की तरफ बढ़ा दी। वीरा ने यूं ही बोतल थामी वो तेज कदमों से वापस लौट गया। ये मेरे लिए आई है, वीरा बोतल को फिजा में लहराते हुए बोली। मैंने कहा था ना कि वापस आएगा। हरामी समझ रहा होगा कि ये औरत शराब पिए बगैर इसे आंख मार सकती है। वो नशे में धुत होने के बाद पके हुए फल की तरह इसकी बाहों में आके रखी। ला हौल वला कुव्वत। पता नहीं दुनिया के सारे मर्दों की सोच यकसा क्यों हो जाती है। खुद राह चलते महज तफरीहन इतनी खुश शक्ल लड़कियों को आंख मार के खुश होते हैं कि बाद में इनके चेहरे भी याद नहीं रहते। लेकिन यही हरकत कोई औरत कर गुजरे तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते। ऐसे पस्त ज़हनियत लोग ये सोच ही नहीं सकते कि कोई औरत भी तफरीहन या आदतन ऐसा कर सकती है। देखो सुल्तान शाह के मनाने के बावजूद गजाला सीधी चली जा रही है। इस वक्त वो कुड़क मुर्गी की तरह फूली हुई है। जितना छेड़ोगे इतना ही फैलती चली जाएगी। वो कहाँ तक जाएगी? जरा अंधेरा होने दो, खुद ही कमरे में लौट आएगी। वो बेफिक्री से बोली। शर्म करो, अब तुम मेरे मुंह पर उसे बुरा भला कहने पर उतर आई हो। तो क्या हुआ? वो डटाई के साथ बोली। तुम मुद्दत से उसके सामने मुझे डांटते फुटकारते रहती हो। ईमानदारी से बताओ कि मुझ में और उसमें क्या फर्क है? सिर्फ इतना कि एक दहशत ज़दा चीनी मौलवी ने डॉन क्वांग फू की हवेली में तुम्हें उसके हवाले किया था और मैंने आज खुद तुम्हारा हाथ थामा था। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा बहक रही हो। बोतल खोलकर थोड़ी सी अल्कोहल ले लो तो एतदाल पर आ जाओगी। मैंने तंग आकर कहा। इस वक्त तक तुम्हारा खामोश रहना ही हम दोनों के हक में सूदमंद साबित होगा। उसने कहका लगाया। बड़ा नाजुक नुक्ता पैदा किया है तुमने। चर्च में राहब बताता है कि लोग पी कर बहकते हैं और तुम्हारा ख्याल है कि मुझे बहक कर पीनी चाहिए ताकि नॉर्मल हो सकूं। पी कर बहकना या बहक कर पीना, वाह क्या बात है। इस वक्त तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आधी शराबियों की पहचान यही होती है कि इनका मैदा अल्कोहल से खाली हो तो अकल खोपड़ी से सिरक कर पेट में उतर जाती है। मैंने तलखी से कहा। इस वक्त तुम इसी मंजिल पर फाइज होने वाली हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वो संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली। इस वक्त हमने कमरा छोड़कर गलती की है। हम में से किसी ना किसी को वहां रुकना चाहिए था। पर रखा ही क्या है? सरदार सिबगतुल्ला से मिली हुई किल्लतें चुरा भी ली जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? नकद डॉलर तो हमारी जेबों में मौजूद है। कालान से बाहर वही हमारे काम आ सकते हैं। तुम हथियारों को भूल रहे हो। इन लोगों ने बिस्तर बिछाते ही हमारे हथियार से मिटने की कोशिश की थी। वो मानी खेज लहजम बोली। मैदान साफ पाकर वो अपना काम दिखा जाएंगे और हम निहत्ते रह जाएंगे। मैं नहीं समझता कि हमारे मना करने के बाद वो ऐसी कोई हरकत करेंगे। मैंने बेपरवाही से कहा। वो सब चीजें ले भी गए तो हम दोबारा मंगवा लेंगे। वो हमारी हुक्म अदूली नहीं कर सकेंगे। इन्हें अपनी बात कैसे समझाओगे? वो उर्दू में बिल्कुल ही कोरे हैं। बस तुम देखते ही जाओ। वो इशारों पर नाचेंगे, इशारों पर। मैं एक बार उस कमरे से निकल ही आया था तो कुर्ब जवार का तफसीली जायजा लिए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। वह हमवार पहाड़ी टीला बहुत वसी नहीं था। गजाला और सुल्तान शाह ने उस किनारे पर पहुंचकर जिस तरह अपना रुख तब्दील किया था उससे अंदाजा हो रहा था कि आगे खाइयां फैली हुई थी। मुझे कुर्ब जवार में पत्थरों की हवेली या उसके बावर्ची खाने की धुआं उगलने वाली चिमनी समेत किसी चीज के जाने पहचाने आसार नजर नहीं आ रहे थे। इस मुसत्ता किताए जमीन पर
हमारे कमरे से कुछ फासले पर पत्थरों के कई कमरे जरूर नजर आ रहे थे। शायद इनमें चिंगारियों का कयाम था। इन्हीं में से कोई कमरा बैतुल खला और गुसलखाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा होगा। खास बात यह थी कि बाहर जीप मौजूद नहीं थी। शायद कंदूर खान इसी से गया था। आखिरकार हम दोनों भी उससे पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गए। आगे खुदरू झाड़ियों से भरी हुई नाहवार नशीबी जमीन थी और इस तरफ नीचे उतरना खतरनाक साबित हो सकता था। हम दोनों ने भी गजाला और सुल्तान शाह की तरह इन बेहंगम गढ़ों के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। मेरी उकाबी निगाहें दूर दूर का तवाफ कर रही थी, लेकिन मैं ये अंदाजा लगाने से कासिर था कि चिकासराय में हमारी कयाम गाह किस रुख पर वाक़ थी। एक बहुत तवील चक्कर काटने के बाद हम दोबारा उसी मकाम पर पहुंच गए जहां से हमने अपने तजस्सुस समेत सफर की इब्तिदा की थी। इस दौरान में मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि इस मुसत्ताह टीले तक आमतौर रफ्त के लिए वही एक कच्चा रास्ता था जिससे हमारी जीप वहां पहुंची थी। बकिया इतराफ में जंगली पौधों वगैरह से भरे हुए खड्ड और खाइयां ही फैली हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि पिछली बार जब हमने चिकासराय में कयाम किया था तो वहां बुलंदी के साथ ही नशीब में भी तामीरात मौजूद थी और वहां आमतौर रफ्त के लिए एक पुरपीच मगर खूबसूरत रास्ता भी मौजूद था। लेकिन इस बार इनमें से कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी। हो सकता है कि यह जगह चिकासराय ना हो। फिर ने मेरे ज़हन को पढ़ते हुए कहा, कंदूर खान इतना सफेद झूठ नहीं बोल सकता। मैंने वासूक से कहा, फिर अंदर चलकर आराम करो। हो सकता है कि पिछले चंद दिनों में इस इलाके का जोग्राफिया तब्दील हो गया हो। वीरा तमस्कराना लहजे बोली, कंदूर खान इस पहेली पर कोई रोशनी डाल सकेगा। गजाला पहली सुल्तान शाह के साथ कमरे में जा चुकी थी। हम दोनों भी टहलते हुए वापस चले गए। गजाला बिस्तर पर दराज थी। सुल्तान शाह उस शिंगारी के साथ मगजनी कर रहा था जिसे वीरा ने आंख मार कर भगा दिया था। हमारे कदमों की आहट पाकर वो पलटा और वीरा को देखते ही उसने खुशामदाना अंदाज में अपनी बातें फैला दी। उल्लू का पट्टा मुझे यूं देखकर मुस्कुरा रहा है जैसे मेरा बरसों पुराना दोस्त हो। वीरा मुंह बनाकर बुड़बड़ाई, फिर उस खवानक को यकसर नजर अंदाज करके सुल्तान शाह से मुखातिब होगी, तुम इस नाहंजार को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम्हारा भेजा खा जाएगा और कुछ समझ कर नहीं देगा। भूख चमक उठी है। मैं इसे बताना चाह रहा था कि तुम दोनों के आते ही खाना लगा दिया जाए। इतनी सी बात इसकी समझ में नहीं आ रही, सुल्तान शाह ने बेबसी से कहा। इस दौरान में मैं देख लिया कि हमारे जुमला हथियार जू के तू मौजूद थे। अब हम आ ही गए हैं तो मुख्तसर बात करो। यह कहकर वीरा उस चिंगारी की तरफ बढ़ी। उसे दाहिने हाथ से लुकमा मुंह में ले जाने की अदाकारी करते हुए बाएं हाथ से किसी को बुलाने का पुरजोर इशारा किया और वह शख्स तुफीमी अंदाज में सर हिलाकर फुर्ती से वापस चला गया। कमाल है, सुल्तान शाह ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। यही बात मैं समझा रहा था तो वो वावेला कर रहा था और हैरत से मेरा मुंह तके जा रहा था और अब किसी सादतमंद मुलाजिम की तरह दौड़ता हुआ गया है। आदमी आदमी की बात होती है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इस वक्त गजाला डार्लिंग मुझसे नाराज है। वो भी तकल्लुफाना अंदाज में गजाला के बिस्तर पर ही बैठ गई। बाजुकात ये हल्के फुल्के मजाक को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। गजाला किसी कटकनी बिल्ली की तरह कुर्राई। तुम बोलने पर आती हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब मजाक की हदूद को फलांग कर दिल हजारी पर उतर आई हो। मैं शर्मिंदा हूँ। वीरा दोनों हाथों से उसके पांव दाबने लगी। मुझे माफ कर दो। कभी कभी मेरी खोपड़ी वाकई बेकाबू हो जाती है। तुम कराची पहुंचकर मुझसे बदला ले लेना, लेकिन यहाँ गुस्सा थूक दो ना। गजाला बेबसी से हंस पड़ी। तुम्हारी ढाई का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। बाहर मटर गश्त करते हुए हमें कमरे में से धुआं खारिज होता हुआ नजर जरूर आया था, लेकिन फिजा में गोश्त भुनने की इश्तिहा अंगेज खुशबू मफकूद थी। खाना आया तो वो ताज़ा और गर्म जरूर था, लेकिन दाल और सब्जियों पर मुश्तमिल था। वो मामला इतना पेचीदा था कि इशारों की जुबान में चिंगारियों से कुछ पूछना बेसूद था। हम चारों बादल नुखास्ता खाना खाने बैठ गए। अभी चंद मिनट भी नहीं गुजरे थे कि फिजा में किसी इंजन की जानी पहचानी गूंज उभरती हुई सुनाई थी। इस वक्त एक चिंगारी दीवार गिर मशलें रोशन करने में मसरूफ था। इस आवाज पर वो भी चौंका। इंजन की आवाज तेजी से करीब आती जा रही थी। मुझे खुशी हुई कि कंदूर खान हमारी तवक्का से बहुत पहले वापस आ रहा था। उसकी आमद से फौरी तौर पर कई उलझनें रफा हो सकती थी। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिकम पूरी करने में मसरूफ थे कि जीप की पुरशोर आवाज हमारे कमरे के करीब आकर दम तोड़ गई। चंद सालियों बाद कंदूर खान अस्सलामु अलैकुम का बुलंद आहंग नारा लगाता हुआ कमरे में आ गया। ठहरो। हमें खाने में मसरूफ पाकर उसने दरवाजे ही से आंख लगाई। खालिस दाल और सब्जियां खाकर तुम्हारे ईमान कमजोर हो जाएंगे। मैं रात के खाने के लिए सालम दुम्बा लेकर आया हूँ। एक शिंगारी कागजों में लिपटा हुआ दुम्बा लेकर अंदर आया तो फिजा भुने हुए गोश्त की बू से महक उठी। जल्दी ले आओ, सुल्तान शाह ने बेसब्री से कहा। तुम्हें इस कार्य सवाब का अजर अजीम मिलेगा। इस रूखे पीके खाने ने सरदार सिबगतुल्लाह के इनाम कराम का लुत्फ गारत कर दिया था। तुम बर वक्त पहुंचे हो। मुझे मालूम था कि आज यहाँ जिबा करने के लिए कोई जानवर नहीं है, इसीलिए मैं जान छुड़ा कर जल्द लौटा। कंदूर खान जूते उतार कर हमारे साथ आ बैठा और उसके आदमी ने सालम तुम्बा दस्तरखान पर रखकर उस पर से कागज उतारना शुरू कर दिया। मरगूब ग़िज़ा की आमद की नवीद पाते ही वीरा ने अपनी तहवील में मौजूद बोतल की मोहर तोड़ी और उसे मुंह से लगा लिया। इस वक्त तक वीरा ने बोतल से एक घूंट भी नहीं लिया था। मरहबा। कंदूर खान ने वीरा की हरकत पर नाराए तहसीन बुलंद किया। तुम शेर की बच्ची हो। शराब पीकर दाल और सब्जी खाने से बेहतर है कि आदमी बोतल मारकर अपना सर खोल दे। अब खाने पीने का लुत्फ आएगा।
मेरा ख्याल था कि तुम लोग इतनी जल्दी खाना नहीं खाओगे। लाओ जरा बोतल मुझे भी दे देना। बड़े भाई, सुल्तान शाह भाई हुई आवाज में बोला, तुम्हारी गैर हाजिरी में हम चारों उदास उल्लुओं की तरह एक दूसरे से लड़कर इस वीराने में भटक रहे थे और हैरान हो रहे थे कि चंद रोज में चिगासराय के खूबसूरत कैंप को किसकी नजर खा गई। ये तो बड़ी खूबसूरत जगह थी, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदला हुआ है। हर तरफ दिल उड़ाने वाली वीरानी का राज नजर आ रहा है। कंदूर खान ने जिन्नाती अंदाज में बोतल से बैक वक्त कई बड़े बड़े घूंट लिए, फिर अपनी आस्तीन से दहाना साफ करते हुए बोला, पिछली बार तुम चिगासराय के जनूबी हिस्से में थे, इस बार हम शुमाल में हैं। वो मकाम यहाँ से कुछ दूर है और वहां हमारा एक लश्कर पड़ाव डाले हुए है। मैं तुम्हें इस भीड़ भाड़ से बचाकर यहाँ लाया हूँ। इन दोनों औरतों की वजह से तुम इस लश्कर में तमाशा बन जाते या तुम्हारा झगड़ा हो जाता। तुम बहुत समझदार हो, लेकिन हमें बेखबर रखकर तुमने चक्कर में डाल दिया था। वीरा हंस कर बोली, एक रात की बात है, जरा सी बेआरामी से क्या फर्क पड़ता है। असल अहमियत ज़हनी सुकून की होती है। इन बेलगाम लश्करियों में तुम एक पल के लिए भी सुख की नींद नहीं सो सकते थे। वो जंगी मोर्चों से निकल कर आते हैं तो कभी कभी तफरी के चक्कर में बदमाशियों पर उतर आते हैं। कल तुम यहाँ से निकल जाओगे, क्या तुम हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर रहे हो? मैंने मुसर्रत अमेज तजस्सुस के साथ सवाल किया। अधूरी बात हुई है, कल वाले कारवां में 2 गोरे भी शामिल हैं। उनकी इजाजत के बगैर नफरी में इजाफा नहीं किया जा सकता। वो मामलात मुझे तय करने के लिए दोबारा शहर जाना है। कंदूर खान ने बताया, हम लोगों को भी साथ ले चलो, हो सकता है कि हम गोरों को आमादा कर लें। वीरा बोली, वो मान जाएंगे। कंदूर खान ने पूरे एतमाद से कहा, आजकल ये इलाके हर कानून की अमलदारी से बाहर है। इधर का रुख करने वाले गैर मुल्की अच्छी तरह जानते हैं कि मकामियों की कोई इल्तिजा भी हुक्म का दर्जा रखती है। वो नहीं मानेंगे तो आबादी से बाहर निकलते कुत्तों की तरह भून डाले जाएंगे। खाने के बाद मैं अकेला ही जाऊंगा। तुम चारों में से किसी को अपने साथ ले जाने से बात बिगड़ भी सकती है। हम तुम्हारी रजा में खुश रहने वालों में से हैं। मैंने बिला हील व हुज्जत हथियार डाल दिए। उसकी गैर मुतवक्का वापसी से जहां मेरे कई सवालों के जवाबात मिल गए थे, वहीं हमें खासी ढारस भी मिली थी। गजाला दूसरों से नजरें बचाकर मुझे बार बार घूरे जा रही थी। वो मुझे शराब नोशी से बाज रखना चाहती थी। मैं उसकी निगाहों का मतलब खूब समझ रहा था। कमाल की बात यह थी कि वीरा या कंदूर खान को मुझे शरीक करने का ख्याल नहीं आया था। वो दोनों ही नदीरों की तरह बोतल निचोड़ने के चक्कर में थे। दुम्बे पर से कागज की तहें उतरने तक कंदूर खान ने खाली बोतल कालीन पर लुढ़का दी थी। खाना शुरू करने से पहले उसने आसूदा अंदाज में एक लंबी डकार ली, अपनी घनी और बेतरतीब दाढ़ी पर हाथ फेरा और दुम्बे पर हमला आवर हो गया। हम चारों ने भी खाने का रुका हुआ सिलसिला दोबारा जारी कर दिया। खाने से फारिग होने के बाद कंदूर खान जीप लेकर वापस चला गया। इस वक्त तक बाहर गहरा अंधेरा फैल चुका था। वक्त ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मशीनी शोर शराबे से महफूज उस सुकून परवर वीराने में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे काफी रात गुजर चुकी हो। शाम होने के साथ ही वहां मौसमी तब्दीलियों के आसार रुनमा हो चले थे। रात गहरी होने के साथ साथ फिजा में खुनकी बढ़ती जा रही थी। हमने खिड़कियां बंद कर दी ताकि बाहर का मौसम हम लोगों पर ज्यादा असर अंदाज न हो सके। खाने के बर्तनों की वापसी के बाद सुल्तान शाह ने दरवाजा भी बंद कर दिया। हम चारों अपने अपने बिस्तरों पर दराज थे। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे बेदार रहकर चौकीदारी करनी थी, लेकिन मेरे साथ साथ वो तीनों भी जागते रहे। कुछ देर बाद सबने महसूस किया कि खिड़कियां और दरवाजे बंद होने की वजह से मशल के खाम ईंधन का कसीफ धुआं कमरे में घुटकर नागवार असरात मुरत्तिब कर रहा था। मैंने 20 राउंड वाला मैगजीन चेक करके अपनी भरी हुई क्लाशिंकोफ अपने और सुल्तान शाह के गद्दों के दरमियान में उस तरह छुपा ली कि अंधेरे में हम दोनों किसी दिक्कत के बगैर इस तक रसाई हासिल कर सके। फिर मचल गुल कर देगी। कमरे में घोर अंधेरा फैल गया। मैंने इसरार किया कि वो लोग मेरी फिक्र किए बगैर आराम से सो जाएं, लेकिन उनमें से किसी को नींद नहीं आ रही थी। मैंने उनका ज़हनी तनाव दूर करने के लिए धीमी आवाज में वजाहत की कि हम लोग किसी हकीकी खतरे से दो चार नहीं थे, बल्कि गैर यकीनी हालात की वजह से खुद को खतरात में घिरा हुआ महसूस कर रहे थे। हमें चिंगारियों पर भरपूर एतमाद होता तो किसी को भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं थी। अंधेरे में सुल्तान शाह की आवाज उभरी, पाए 3 चिंगारी मौजूद है। ये इनका इलाका है। असलन तो इनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। मुश्किल ये है कि तुम इन पर एतमाद को बैठे हो, इसी वजह से सब मुतफक्किर हैं। मैं खामोश रहा। इस वक्त गंभीर माहौल में अपने अंदेशों को दोहराकर मैं उन लोगों की आसाबी कशीदगी में इजाफा नहीं करना चाहता था।